हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस सेंटर दिल्ली में। अभी हमने जैसे पिछले वीडियो में बात की थी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। हर कोई व्यक्ति कानून की दृष्टि में बराबर है, समान है। तो उसी का अगला चरण है, उसी की अगली सीढ़ी है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक के प्रावधान में दिया हुआ है। अब समझें आप, इस देश ने प्राचीन काल तक तो ठीक था। जब से मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हुआ, या यूं कह ले 1206 के बाद, जब से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई और धीरे धीरे करके मुगल, फिर अंग्रेज, कहीं ना कहीं सभी ने जिस चीज पर बंदिश लगाई थी, पाबंदी लगाई थी, वो थी हमारी स्वतंत्रता। इसी पर तो उन्होंने बंदिश लगाई थी, कंट्रोल किया था। ये जितना स्वतंत्र रहेंगे, ये उतने मनमर्जी के मालिक होंगे, इनकी स्वतंत्रता छीन लो। और भारत जैसे देश ने आजाद होते ही अपने सभी नागरिकों को सबसे पहले जिस अधिकार को दिया, वो था स्वतंत्रता का अधिकार, या यूं कहें व्यक्ति की गरिमा को जिंदा रखने वाला अधिकार। अगर आप स्वतंत्र ही नहीं हैं तो फिर आप क्या जिएंगे? जो जिया ही गुलामी में रह के वो क्या जिया? तो इसीलिए स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का बड़ा ऐतिहासिक अधिकार रहा है, जिसकी शुरुआत 1950 के आजादी के बाद ही, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दिन से सभी व्यक्ति विशेष को बिना धर्म, जाति, लिंग, रूप, स्वरूप किसी भी आधार पर विभेद किए बिना हर एक व्यक्ति को मिला है। तो आइए उसी में सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहला है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या है? ये अनुच्छेद 19 ये कहता है कि आपको जीवन में कुछ अधिकार मिले हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच 19(1)(a), 19(1) को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, कुछ बोलने की आजादी, अपनी भावना को प्रकट करने की आजादी। मान लीजिए, एक अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू हैव नॉलेज यू कांट एक्सप्रेस इट इज यूजलेस। आपके पास ज्ञान है, आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, वो व्यर्थ है। उसी प्रकार से आप बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलने की आजादी नहीं है तो वो बेकार है, वो समाज बेकार है। तो उसी तरीके से भारतीय संविधान ने सबसे पहले जिस आजादी को सबसे पहले खंड में रखा है, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दायरे में। मुझे यह आजादी है कि मैं अपने देश का गुणगान करूं, मैं अपने देश के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान दूं। ये मेरी अभिव्यक्ति है, ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरा स्पीच है। मैं कुछ भी बोल सकता हूं देश के लिए, देश की बढ़ोतरी के लिए। आज G20 समिट है, तो ये मेरे देश के लिए गर्व की बात है कि आज वैश्विक धरातल पर मेरा देश विश्व के नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को अलग शब्दों में कहूं कि मेरे देश ऐसा है, वैसा है, नकारात्मक शब्दों को ज्यादा प्रयोग करूं, देश की बुराई करूं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे 19(1) का उल्लंघन है। क्यों? 19(1) ने आजादी दी हमें बोलने की, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने देश के खिलाफ कुछ भी बोलते चले। तो 19(1)(a) अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो ये वो यंत्र है जो आपको बोलने की आजादी देता है, अपनी भावनाओं को रखने की आजादी देता है। इसी 19(1)(a) में भी आपको अपने घर के छत के ऊपर झंडा फहराने की भी आजादी है। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कहता है कि आप अपने घर के ऊपर झंडा फहराइए, अपनी देश की आजादी को महसूस करिए। तो 19(1)(a) जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, आपको अपने घर के छत के ऊपर झंडा फहराने की भी आजादी देता है। अब इमेजिन करिए 19(1)(b), अब इमेजिन करिए आपके घर मोहल्ले के आसपास किसी की हत्या कर दी गई, या कोई बलात्कार कारित कर दिया गया, और अब प्रोटेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? उठाया हॉकी स्टिक, बेस बैट,
बोला चलो धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या ये धरना शांतिपूर्वक होगा? आपके हाथ में हॉकी स्टिक, गन, रॉड, चेन, क्या ये धरना उचित होगा? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 का खंड क का ब प्रावधान ये कहता है कि आप शांतिपूर्वक ढंग से असेंबल हो, इकट्ठा हो और प्रोटेस्ट करें। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, यानी कि आपको ये अधिकार मिला है कि भैया आप अपना रोष प्रकट करें, आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपने हिंसक रूप धारण कर लिया है, ये स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि हमारा संविधान कहता है शांतिपूर्वक ढंग से आप किसी भी कार्य को करें, शांतिपूर्वक ढंग से। ये वो देश है जिसने शांति का नारा और वसुधैव कुटुंब का नारा दिया है, लड़ाई का संकेत, और भारत का इतिहास है कभी इसने पहले कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, क्योंकि हमारा देश ही कहता है कि हम प्रोटेस्ट भी करेंगे तो शांतिपूर्वक ढंग से। 19 क्लॉज 1 का बी। अब आता है 19 क्लॉज 1 का सी। क्लॉज 1 का सी। अब 19 क्लॉज 1 का सी क्या कहता है? टू फॉर्म एन एसोसिएशन, किसी संगठन का निर्माण। अब मान लीजिए एसोसिएशन अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप कुछ लोग इकट्ठा होंगे, आप एक लेबर एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन, किसी संगठन का निर्माण करेंगे जो आपकी बातों को रख सके समाज के आगे। मान लीजिए मैं एक लेबर हूं और वो लेबर किसी फैक्ट्री में काम करता है, वो शोषित हो रहा है, वो दबाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है मिल मालिकों के द्वारा। 8 घंटे का काम था, 15-15 घर कराया जाए, जहां उसे मजदूरी 2000 रुपये मिलनी थी वहां उसे मजदूरी 1000 रुपये मिल रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा? वो मजदूर एक एसोसिएशन फॉर्म करेगा जो उनके हित की बात रख सके, स्टूडेंट यूनियन, टीचर एसोसिएशन वगैरह वगैरह, ताकि ये संगठन उस व्यक्ति विशेष समूह के हित का प्रोटेक्टर बन सके। जो हमने हड़प्पा में पढ़ा था गिल्ड सिस्टम, जो गिल्ड थी, श्रेणी व्यवस्था थी, वो क्या करती थी? अपने अपने व्यापारी समूह का ध्यान रखती थी, उसका ख्याल रखती थी। इसीलिए हमारे संविधान ने भी उसी गिल्ड व्यवस्था से सीख लेते हुए कहा कि अब हम भी एक एसोसिएशन फॉर्म कर, लीगल एसोसिएशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल इंडिया टेररिस्ट एसोसिएशन बना दिए, ऑल इंडिया नक्सल एसोसिएशन बना दिए, नहीं। हमें एक ऐसे संगठन का निर्माण करना है जो एक व्यक्ति के हित की बात समाज में रख सके, टू फॉर्म एन एसोसिएशन। अच्छा, मान लेते हैं 19 क्लॉज 1 का डी। 19 क्लॉज 1 का डी क्या कहता है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि मैं कश्मीर में हूं या कन्याकुमारी में, मैं असम में हूं या मैं हूं गुजरात में, फर्क नहीं पड़ता, मैं इस देश के किसी भी कोने में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता हूं। अगर सीएस सेंटर दिल्ली है, अगर कल के डेट में सीएस सेंटर दिल्ली आपके क्षेत्र में आना चाहती है तो वो स्वतंत्र है, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में घूमने जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता, याद रखिए हमेशा एक वर्ड आ रही है, स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता आपको भारत का संविधान और अनुच्छेद 19 देता है, कहता है आप किसी भी देश में घूम सकते हैं, राज्य के किसी कोने में जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप बिहार से दिल्ली कमाने के लिए आ रहे हैं तो आपको दिल्ली के सीएम से पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मैं दिल्ली आ सकता हूं, आप स्वतंत्र हैं, टिकट कटाइए, दिल्ली आइए। तो यहां पे ये जो किसी भी क्षेत्र में फ्रीली जाने का अधिकार दिया है 19 क्लॉज 1 का डी ने दिया है। अब इसी तरीके से ई आता है। आप एक बात बताइए, आपको दिल्ली में रह रहे हैं, सीएस सेंटर दिल्ली में रह रही है, और अचानक मेरा मन करता है कि मैं लखनऊ जाके घर में रहूं, लखनऊ में जाके अपना घर बसाऊं, बिहार जाकर के घर बसाऊं, तो क्या मुझे वहां किसी से पूछना पड़ेगा कि मैं जमीन खरीद सकता हूं क्या? मुझे प्लॉट अच्छा लगा, चाहे वो लखनऊ हो चाहे वो बिहार हो, मैंने जमीन देखी, खरीदा और वहां पे बस गया और मैंने वहां पे अपना जीवन यापन प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि आपको संविधान ने देश के किसी भी कोने में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को छोड़ करके
जहां पे संपत्ति खरीदने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो उनके सांस्कृतिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रावधान दिया गया है। परंतु 19 क्लॉज 1 का ई कहता है कि आप कहीं पे भी बस सकते हैं, कहीं पर भी आप रह सकते हैं। यह अधिकार आपको कौन देता है? किसी भी क्षेत्र विशेष में बसने का भारतीय संविधान का 19 अनुच्छेद 19 का प्रावधान ई, 19 क्लॉज 1 का ई कहीं पे भी देता है। परंतु अब बात आती है एफ की, तो एफ को तो समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जिस तरीके से समाप्त हुआ था उस तरीके से इसको समाप्त कर दिया, तो इस पे हमें पढ़ना नहीं है। हमें पढ़ना है 19 का क्लॉज जी। जी, मान लीजिए मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, क्या मैं इस व्यवसाय, इस पैशन को चूज करने के लिए फ्री हूं? मैं कोई भी प्रोफेशन अपना सकता हूं, चाहे मैं यहां पढ़ाऊं, चाहे क्या पढ़ाऊं, या फिर कल के डेट में मुझे एक चाय की दुकान खोलनी है, मैं वो चाय की दुकान खोलूं। कल के डेट में मुझे अगर सिविल सेवा की तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, तो मैं वो दूं। किसी भी प्रोफेशन को चूज करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। क्यों? ये आजादी हमें हमारा संविधान देता है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय को चूज कर सके कि मुझे नहीं कल के डेट में आर्म्स की दुकान खोलनी है, या किसी ऐसे वेपन का दुकान खोलना है, या फिर ओपीएम जिसको भांग या गांजा कहते हैं इसका दुकान खोलना है। भारत संविधान इसकी आजादी नहीं देता, वो सिर्फ कहता है कि आप उन्हीं व्यवसाय को करें जो संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित है और जिसका समाज में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। यह है संविधान का अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। उसी के बाद आता है अनुच्छेद 20। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें हम देखेंगे, एक है ड्यूल जॉपार्डी और दूसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अर्थात आप अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकते हैं, आप अपने खिलाफ ही गवाही या साक्ष्य नहीं दे सकते हैं अपने आप को दोषी सिद्ध करने के लिए, पहला। और दूसरा, आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा, जिसको कहते हैं दोहरी दंड व्यवस्था। दोहरी दंड व्यवस्था। मान लीजिए आज आपको किसी अपराध में 5 साल की सजा होती है और आपको न्यायपालिका ने 5 साल की सजा दे दी, और कुछ साल के बाद उस विधि में संशोधन होता है और कहती कि नहीं, उस प्रकार के दंड में अब 10 साल की सजा होगी। तो क्या वापस से आपको 5 साल और जेल में रहना पड़ेगा, या दोबारा उस पर सुनवाई चल के आपको 10 साल की सजा दी जाएगी? यही व्यवस्था कहती है ड्यूल जॉपार्डी, दोहरी दांडिक व्यवस्था। यानी एक ही अपराध के लिए आपको दोबारा से दंड नहीं दिया जाएगा, दोहरी दांडिक व्यवस्था, ड्यूल जॉपार्डी। और आपको आपके खिलाफ ही गवाही या साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये आजादी कौन देता है, इतनी स्वतंत्रता कौन देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, जो मैंने कहा 19, 20, 21, 22, ये स्वतंत्रता का ही अधिकार है। यानी आपको एक अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं मिलेगा और आपको खुद के खिलाफ ही गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 21, जीवन की स्वतंत्रता। जीवन की स्वतंत्रता यानी जीने का अधिकार आत्मसम्मान के साथ। तो इसमें कहा जाता है, सिंपल सा वर्ड है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार देता है। इस अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी बार परिभाषित किया है, इतनी बार व्याख्यात किया है, इंटरप्रिटेशन किया है कि इस, अगर जैसे कहा जाता है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसमें इतनी चीजें ऐड कर दी गई कि इसको छोटा संविधान कहा जाता है। उसी तरीके से अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा बार व्याख्यात किया गया अनुच्छेद है। जैसे मैं आपसे कहूं, इसमें लिखा हुआ है जीने के अधिकार, मैं इसमें कहूं क्या इसमें सोने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, क्या इसमें
किसी और प्रकार के अधिकार को शामिल किया गया? स्वच्छ वातावरण का अधिकार है, मरने का अधिकार है। तो ये इसी पहलू में हम अनुच्छेद 21 को समझते हैं। तो देखिए, भारत संविधान का अनुच्छेद 21 जीने की स्वतंत्रता की बात करता है। जीने का अधिकार कहता है कि हर एक व्यक्ति को इस समाज में जीने का अधिकार प्राप्त है, आत्मसम्मान के साथ, और कोई भी व्यक्ति उनके इन अधिकारों का हनन नहीं करेगा। आपको जीने की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? तो देखते हैं क्या है ये विधि द्वारा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 21 आपको जीने का अधिकार देता है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही आपके जीने की स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, भारतीय दंड संहिता का अनुच्छेद धारा 300 कहता है हत्या क्या है, और इसका दंड है 302 में। और मान लीजिए आपने जो अपराध कारित किया है, हत्या, बलात्कार, जो भी हो, आपको फांसी की सजा मिली, जिसे लीगल लैंग्वेज में कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट। तो फांसी की सजा का अर्थ क्या है कि आपको आप जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी 300 की, जिसका दंड दफा 302 में था। आपने उसका उल्लंघन किया है और उल्लंघन करते ही आपके अनुच्छेद 21 को समाप्त कर दिया जाएगा। आपका अनुच्छेद 21 छीन लिया जाएगा, यानी कि आपके जीने के अधिकार को समाप्त कर दिया जा रहा है। क्यों? आपने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। आपने भारतीय दंड संहिता के धारा 300 का उल्लंघन किया था, जिसमें आपने एक व्यक्ति की हत्या कारित की और इसके लिए आपको फांसी की सजा मिल रही है, जिसके लिए आपकी मृत्यु तय है। तो आपके अनुच्छेद 21 यानी जीने के अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया गया है। तो ये है अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या भारत में मरने का अधिकार है? मृत्यु, क्या भारत में मरने का अधिकार है? जीने का अधिकार तो है। अब यहां पे सवाल आता है इच्छा मृत्यु। सवाल मृत्यु और उसमें भी इच्छा मृत्यु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एथोनेशिया। तो क्या भारत में मरने का अधिकार है? तो इच्छा मृत्यु दो तरीके से होती है। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अरुणा शानबाग वर्सेस भारत संघवाद। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघवाद। इसमें कहा गया दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव एथोनेशिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु, और एक होता है पैसिव एथोनेशिया अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो भारत ने कहा कि अरुणा शानबाग जी एक बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, एक नर्स थी जिनका बलात्कार किया गया था, और ये उस मानसिक स्थिति में आ गई कि बस ये कोमा वाले स्टेज में थी। इसको सरल शब्दों में कहूं तो शरीर में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं, बस ये बेड पर थी और बहुत सालों से थी। तो सवाल उठा इन्हीं को लेकर के इच्छा मृत्यु का, कि उस जीवन का फायदा ही क्या जब जीवन आगे ना बढ़ रहा हो। तो सरकार से सवाल पूछा गया, एक वाद दायर हुआ अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि क्या भारत में मरने का अधिकार है? अगर मरने का अधिकार है तो प्लीज इनके लिए कुछ किया जाए। तो न्यायपालिका ने सीधे शब्दों में कहा, हम इनको इनके जो वेंटिलेटर सपोर्ट है, दवाइयां हैं, इससे इनको तुरंत नहीं छीन सकते। अगर हमने जाते वेंटिलेटर बंद कर दिया, दवाइयां छीन ली, दवाइयां बंद कर दी, तो ये कहीं ना कहीं हत्या है, और भारतीय संविधान हत्या की अनुमति नहीं देता है। तो फिर क्या किया जाएगा? तो कहा एक्टिव एथोनेशिया तो हम नहीं देंगे, हम देंगे पैसिव एथोनेशिया। उसमें क्या है कि धीरे धीरे इनके मेडिकल डोजेस को एक मेडिकल टीम बना करके मेडिकल के जो दवाइयां इनको मिलती हैं उनको थोड़ा थोड़ा कम किया जाएगा।
जब थोड़ा थोड़ा कम किया जाएगा, दवाइयों को सीमित किया जाएगा, वेंटिलेटर के रेशियो को कम किया जाएगा, क्योंकि इनका शरीर सिर्फ उन्हीं दवाइयों के बदौलत जिंदा है, तो धीरे 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 इनका शरीर त्याग दिया जाएगा। अगर डायरेक्ट इनका वेंटिलेटर बंद कर दिया जाए तो फिर क्या समझ में आएगा कि इनकी हत्या कर दी गई है। तो धीरे धीरे इनके मेडिकल के दवाइयों को कम किया जाएगा, सीमित किया जाएगा, वेंटिलेटर कम किया जाएगा और अंततः इनका देहांत होगा। तो इसको कहते हैं पैसिव एथोनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और भारत में इसकी अनुमति है। लेकिन यह बड़ी गंभीर स्थिति में उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि हम हमेशा से अनुच्छेद 21 के प्रावधान को मानते हैं, जो कि कहता है जीने का अधिकार गरिमा और सम्मान के साथ। अब इसी में एक सवाल उठा कि व्यक्ति का जीवन क्या शिक्षा के बिना पूरा हो सकता है? कहा गया नहीं, शिक्षा जीवन की स्वतंत्रता का एक अमूल्य अंग है। तो उसी में 86 संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसके द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जो कि कहता है शिक्षा का अधिकार शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए। कहा गया कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में की जाए। और ये बड़ी विडंबना है कि जो देश का संविधान 1950 में लागू हुआ उसे शिक्षा के अधिकार को देने में लगभग 52 साल लग गए। यानी कि 2002 में जो शिक्षा का अधिकार मिला उसे देने में 52 साल लग गए। न्यायपालिका ने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन के स्वतंत्रता और उसके विकास के लिए बहुत जरूरी है, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा तो कम से कम होनी ही चाहिए। क्या पता ये 6 से 14 आगे चल के सरकार इसमें परिवर्तन करे, 6 से 21 कर दे कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आप मुफ्त में कर सकते हैं। तो व्यक्ति के जीवन के अधिकार में एक नया अधिकार 2002 में जोड़ा गया, जिसके लिए एक संविधान में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया। और उसी में एक अगला और अंतिम आर्टिकल जो है वो है अनुच्छेद 22। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरह के शब्दों की बात करता है, एक है गिरफ्तारी, अरेस्ट, दूसरा है डिटेंशन, निरोधात्मक डिटेंशन। ये 2 शब्द लिखा, अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्या है ये? स्वतंत्रता किस चीज की है? तो कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जब कोई अपराध कारित करता है तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कारित करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार और डिटेंशन को पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। किसी भी अपराध के कारित होने के बाद जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसको अपने अधीन किया जाता है, तो कहते हैं ये किसी एक्ट के होने के बाद का स्टेज है, किसी एक्ट के होने के बाद का चरण है। इसलिए इसमें कहा जाता है कि ये गिरफ्तारी है। डिटेंशन है किसी भी अपराध के होने से पहले। मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक सम्मेलन होने वाला है और वहां पे कोई व्यक्ति है जो बहुत हिस्ट्री शीटर रहा हो या जो आपराधिक दृष्टिकोण में बड़ा प्रसिद्ध रहा हो, पुलिस उसको कुछ समय के लिए अपने क्षेत्र में उसे गिरफ्तार कर लेगी या हाउस अरेस्ट इसको कहते हैं, कर लेगी। क्यों? ताकि वो उस प्रकार के किसी अपराध में संलग्न ना हो सके या इस प्रकार के किसी अपराध को अंजाम ना दे सके। यहां पे गिरफ्तारी का संबंध किसी भी क्राइम के होने के बाद से है और डिटेंशन का संबंध किसी भी अपराध के होने से पहले है। ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपराध होने से पहले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है।
और यहां पे अपराध होने के बाद किया जा रहा है। अगर कुल मिलाकर अगर आपको सरल शब्दों में बताया जाए, स्वतंत्रता के अधिकार के पैमाने को तो 19 से लेकर के 22 तक जितने भी अधिकार हैं, 19 से लेकर के 22 तक, ये सीधे सीधे स्वतंत्रता की बात करते हैं। बिना किसी व्यक्ति को, अनुच्छेद 22 जो हमने पढ़ा कि व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए पुलिस ने ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव से गिरफ्तार कर लिया तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 57 कहती है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा, उसको उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तार करने से पहले गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपना पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। आपने एक मूवी देखी होगी जय भीम, कैसे एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके अधिकारों का कैसे हनन किया गया था। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया जाता है तो फिर वहां पे आप रीट फाइल करेंगे, जो हमारा अनुच्छेद 32 का विषय होगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, तो वो आगे का विषय है। तो उसी तरीके से 19 से लेकर के 22 तक, 19, 20, 21, 22, ये 4 अधिकार अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं और सिर्फ स्वतंत्रता की बात कर रहा था, आपकी आजादी की बात कर रहा था। और यह आजादी व्यक्ति विशेष के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से स्वतंत्रता के संदर्भ को समझ गए होंगे, जो भारतीय संविधान आपको अनुच्छेद 19 से 22 तक में देता है। तब तक के लिए आप हमें विदाई दें। धन्यवाद।